टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस चलती है। हमारे स्टूडेंट हैं, इनका एक सवाल है, आइए इनसे लेते हैं इनका एक सवाल। स्पर्म कैसे बनता है? तो स्पर्म कैसे बनता है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्पर्म होता क्या है। स्पर्म जो होता है एक सेल है, उसकी अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो उसके अंदर हेड, टेल और बॉडी होते हैं ना। जिस तरह एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, आरएनए, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह इस सेल के अंदर जो कि स्पर्म है, इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिससे जिससे ह्यूमन रेस आगे बढ़ती है। और इसके अंदर बहुत डीएनए होता है, बहुत पुरानी आपकी पहचान छुपी होती है स्पर्म के अंदर। अगर आपके स्पर्म से अगर टेस्ट किया जाए तो ये पता लगाया जा सकता है कि हज़ारों लाखों साल पहले आपकी जो ट्राइब है उस ट्राइब को ट्रेस किया जा सकता है। आपका जो सवाल है, आपका सवाल ये है कि स्पर्म कैसे बनता है। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि स्पर्म जो है, जो इंसान फूड इंटेक करता है, उस फूड के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। उस फूड के अंदर प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, और आपकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इंसान फूड से पूरी करता है। अब ये बात अलग है कि आपकी बॉडी को विटामिन B12 की ज़रूरत है और आप विटामिन B12 वाला फूड इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी विटामिन B12 की, या कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल्स हो, उसकी डिफिशियंसी होगी या सफिशियंसी होगी, दो ही चीज़ होगी आपकी बॉडी में। तो जो आप फूड आप इंटेक करते हैं उसी के अंदर ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो स्पर्म को बनाती है। स्पर्म की जो डाइट है, स्पर्म बनने के लिए उसको जिस ग़िज़ा की, जिस डाइट की ज़रूरत है स्पर्म को, वो आपके खाने के अंदर होती है। जैसे मान लीजिए यूनानी के हिसाब से बात करते हैं अपन। यूनानी में हर वो चीज़ जो हॉट एंड वेट टेम्परामेंट रखती है, वो स्पर्म बनाने की क्वालिटी भी रखती है। तो ऐसी चीज़ें जो हॉट एंड वेट टेम्परामेंट रखती हैं, वो चीज़ें स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, और वही चीज़ें खून को भी बढ़ाती है। जो ब्लड, जिनकी बॉडी में HB काउंट कम होता है, खून कम होता है, तो ये कैसे बढ़ाती है? आपने जो फूड इंटेक किया, जो खाना आपने खाया, वो आपके स्टमक में गया। स्टमक के बाद में काइन बनता है, उसका एक फिजिकल फॉर्म चेंज होता है। फिर वो आगे उसके बाद में ड्यूडेनियम में जाता है और फिर एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाता है। तो जब लीवर में जाता है तो लीवर उसके ऊपर काम करता है। लीवर काम करता है, उसके बाद में उसको पकाता है, अपने एक लेमन लैंग्वेज में उसको पकाता है, उसको डाइजेस्ट करता है। उस चीज़ को लीवर डाइजेस्ट करता है, उस फूड को जो आपने खाया है। फिर वो पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के बाद में हर ऑर्गन की डाइट पैदा करता है। इसीलिए मैं लीवर को किचन कहता हूँ। लीवर एक किचन है जो आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स की डाइट तैयार करता है, और उसके बाद में तैयार होने के बाद में उसको लीवर बाहर आर्टरीज के अंदर छोड़ देता है। फिर वो फूड जो लीवर ने तैयार किया वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूमता रहता है, और घूमने के बाद में, जैसे सपोज अगर आपके ब्रेन के पास में गया हो, तो आपके ब्रेन जो ऑर्गन है, उस ब्रेन की जो डाइट है, वो अपनी डाइट उस खाने में से ले लेगा जो लीवर ने जो ब्लड के अंदर छोड़ा है। अब जो भी उसकी डाइट है, ब्रेन का जो भी खाना है, अब वो डिटेल में अगर जाएंगे तो पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन के बारे में बहुत बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो जो ब्रेन का जो खाना है वो ब्रेन ले लेता है, और उसके बाद में जो हार्ट के पास गया, अगर वही डाइट अगर सर्कुलेट करती हुई हार्ट, क्योंकि हर ऑर्गन को अपनी डाइट चाहिए होती है, और ब्लड वेसल्स का पूरा एक जाल बॉडी के अंदर बिछा हुआ है। एओर्टा होता है, सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है, जो वो एओर्टा होता है। उसके बाद में आर्टरीज होती हैं, वेन्स भी होती हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो लीवर ने जो डाइट सप्लाई की है, वो इन्हीं आर्टरीज के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। अब ये आर्टरीज जाती हैं कोई भी ऑर्गन के पास में, तो आर्टरीज डायरेक्टली ब्लड और ये न्यूट्रिशन डायरेक्ट सप्लाई नहीं करती कोई भी ऑर्गन को, बीट मसल्स, स्किन और एनी ऑर्गन, किडनी हो, लीवर खुद, उसको भी अपनी डाइट चाहिए रहती है, वो पहले ही ले लेता है।
हेयर्स को आपकी डाइट चाहिए रहती है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको डाइट चाहिए रहती है। तो ये सब डाइट सबको चाहिए रहती है, सबको अपना ग़िज़ा चाहिए रहती है, जिसको हम न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स, मिनरल्स ये सब का नाम हम देते हैं, है ना। तो ये सबको चाहिए रहती है। तो आर्टरीज डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं करती है कोई भी ऑर्गन को। आर्टरीज से फिर कैपिलरीज डिवाइड होती है। वो कैपिलरीज ऑर्गन और आर्टरीज के बीच का कनेक्शन है कैपिलरीज, जिनके ज़रिए से कोई भी ऑर्गन अपनी डाइट लेता है। तो आपका सवाल जो था वो ये था कि स्पर्म कैसे बनता है। जिस तरह बॉडी के अंदर हर ऑर्गन अपनी डाइट ले रहा है, उसी तरह स्पर्म का ऑर्गन कौन सा है, स्पर्म को बनाने वाला ऑर्गन कौन सा है? इसमें स्पर्मेटो कुछ होता ना। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस विच इज नोन फॉर द जेनेसिस ऑफ द स्पर्म। मतलब स्पर्म को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन जिस तरह जो हार्ट है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन है, ब्लड पंप करता है। तो उसी ब्रेन जो है, जो सीएनएस है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार एक ऑर्गन है। तो उसी तरह स्पर्म के लिए ऑर्गन कौन सा है? स्पर्म के टेस्टिकल। टेस्टिस, राइट। तो टेस्टिस के अंदर भी ऐसी ही प्रोसेस चलती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस चलती रहती है। तो जब यही डाइट ब्लड में शामिल होके जब टेस्टिस के पास जाती है, तो टेस्टिस उससे स्पर्म बनाने की जो उसकी डाइट होती है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड वेसल से। फिर वो डाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर वहाँ पर प्रोसेस चलता है। तो प्रोसेस चलने के बाद में स्पर्म बनता है। कितने टाइम तक चलता है ये प्रोसेस? ये डिपेंड करता है कि इंसान की, वैसे तो ये चलता रहता है प्रोसेस, ये डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर और आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। यहीं पर ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि है ना आजकल जो बहुत सारे जो मतलब जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उनका डाइट और लाइफस्टाइल ख़राब होता है, जिसकी वजह से उनको स्पर्म काउंट की कमी आती है। अगर इंसान फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है और डाइट उसकी अच्छी है, तो उसका जेनेसिस जो है, उसका स्पर्मेटोजेनेसिस सही से बनता रहेगा।